बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चौधरी जाकिर हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिल को मुस्लिम समुदाय के हित में बताया और कहा कि रिकॉर्ड का डिजिटलकरण, पारदर्शिता लाएगा और वक्फ संपत्तियों की हेराफेरी पर लगाम लगेगी। उन्होंने बिल का विरोध कर रहे लोगों पर तंज कसते हुए कहा है, कब्जेदार ही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। चौधरी जाकिर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वक्फ की जमीनों को लुटवाया है, जबकि बीजेपी सरकार ने धर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं की। फिलहाल हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास 12,505 संपत्तियां हैं, जिन पर 23,000 किराएदार हैं और हर साल करीब 27 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अब इन सभी संपत्तियों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मुस्लिम प्रॉपर्टियां जो वक्फ बोर्ड की हैं, इसके मैनेजमेंट में और उनकी इनकम को अकाउंट्स में ढंग से करने के लिए ये वक्फ बिल की अमेंडमेंट आ रही है और इससे फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्षी लोग सिर्फ विपक्ष के नाते इसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह वक्फ बिल में अमेंडमेंट है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। आइंदा पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, मुसलमानों को फायदा होगा। जिस तरह हरियाणा वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन हमने कर रखी है, जीआईपीएस मैपिंग करा रखी है, इसी तरह पूरे देश में होने वाला है। तो इससे फायदा होगा कि जो अनऑथराइज कब्जे प्रॉपर्टियां हैं वो लोगों के सामने आएंगी, उनकी इनकम होगी और उससे मुसलमानों को फायदा होगा उस इनकम से। ये विपक्षियों द्वारा एक लोगों के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, गलतफहमी पैदा करने के लिए एक अफवाह झूठी चलाई गई थी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने का या वक्फ बोर्ड या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का केंद्र सरकार का कोई भी नियत नहीं थी। वो सामने आ चुकी है कि सबके लिए काम करने की बात है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के फायदे की चीज है, मुसलमानों के लिए है। धार्मिक और मजहबी चीजों से सरकार ने कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने, हमारी मौजूदा सरकार ने इसको नियमों में सरलीकरण भी किया है और उससे वक्फ बोर्ड को फायदा हुआ। वक्फ बोर्ड हमारा अच्छी तरह काम कर रहा है। बीच में दिक्कतें आई थी 7-8 साल पहले, लेकिन अब वो सब दूर हो चुकी हैं और उसके बाद वक्फ बोर्ड की इनकम अब लगभग 27 करोड़ रुपए के करीब सालाना है। वक्फ के जब सामने जब पूरे देश के अंदर चीजें ऑनलाइन होंगी और जब चीजों का पता लगेगा तो जाहिर सी बात है, और वही लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं जिन लोगों ने वक्फी प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रखा। हाँ, जब नाजायज चीजें सामने आएंगी तो सरकार उसमें सुधार करेगी, वक्फ बोर्ड उसके अंदर एक्शन लेंगे और उसके अंदर उसका फायदा होगा। और आज जो विपक्षी लोग हैं, खासतौर पे हरियाणा में जो कांग्रेसी जो शोर मचा रहे हैं, इन्होंने तो वक्फी प्रॉपर्टियों पे ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा किया है। उसका उदाहरण है 2013 में अंसल के पास 2.5 एकड़ जमीन गुड़गांव के 23 सेक्टर में थी। वो अंसल को इन्होंने कब्जा करवा दिया, एक चलती हुई ईदगाह के ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया। और उस टाइम कांग्रेस के विधायक, ये जो आज मौजूदा विधायक हैं आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास और इसराइल जो विधायक हैं, इनके पिताजी मरहूम चोई जलेब खां, ये भी हमारे साथ गए थे हुड्डा साहब के पास मुसलमानों के साथ। लेकिन जब भी कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने उस जमीन को नहीं दिया, भूमाफियाओं को दे दिया। और अब भी वक्फ बोर्ड की रोहतक में जमीन है जो कानूनी तौर पे वक्फ बोर्ड के पास है 1990 से, उसके ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया है कि वक्फ की प्रॉपर्टियां छिनवाने में कांग्रेस का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड की मदद की है। अंबाला शहर हर साल बरसाती पानी की वजह से नुकसान झेलता है। इस साल ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ शहर में बड़े ड्रेन्स की सफाई शुरू की जा रही है, वहीं सफाई व्यवस्था का जायजा लेने का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम के कमिश्नर सचिन गुप्ता, पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल के प्रतिनिधि रितेश गोयल और मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने निगम अधिकारियों के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया, जहां चल रहे ड्रेन क्लीनिंग के काम का जायजा लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नालों की सफाई में कोताही बिल्कुल ना बरती जाए। आज कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग की थी। हमारे साथ मैडम मेयर जो शैलजा सदेवा जी हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, और मनोनीत पार्षद संदीप सदेवा जी और मैं कमिश्नर साहब से मिले थे। असीम गोयल जी ने फ़ोन किया था माननीय मंत्री जी ने कि जो शहर की सफाई व्यवस्था और 8 तारीख का जो मीटिंग का एजेंडा है उसके रिगार्डिंग हमने आज कमिश्नर साहब से मीटिंग की और 8 तारीख के अंदर जो एजेंडे हैं वो फाइनल किए हैं। और उसके संबंधित संदीप जी और मैंने मंत्री जी की तरफ से
कमिश्नर साहब से कुछ बातें रखी हैं, वो एजेंडे में डलवाई हैं। और उसके साथ साथ आज हम एक छोटा सा दौरा जो है इसका करना शुरू किया था सफाई का, जहाँ जहाँ सफाई चल रही है उसको देखने के लिए आए थे कि क्या चल रहा है। और सोमवार को दोपहर को 2 बजे दोबारा से पूरी तरह से हम जो है शहर का दौरा जो है निगम के अधिकारियों के साथ करेंगे और पूरी सफाई व्यवस्था जो है शहर की देखेंगे। और अब की बार जो है पूरी कोशिश है कि अम्बाला में जो बीजेपी की सरकार है, अम्बाला का मेयर है और नगर निगम में अब की बार कोई दिक्कत ना आए। और अम्बाला में अंदर हम जो है सफाई व्यवस्था और बाढ़ से जो है जो भी दिक्कतें हैं वो अब की बार। देखिए, वो कहते हैं ना भी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। पिछली बार कुछ परिस्थितियां इस प्रकार हो गई थी, हमने तो शहर के लिए बेहतरी हमारी सरकार और मंत्री जी ने की थी, परंतु परिस्थितियां हमारे हाथ से निकल गई। अब की बार हम उन सब परिस्थितियां वैसी ना हो, इसके लिए असीम जी, मेयर साहब और सभी पार्षदगण मिलकर योजनाएं बना रहे हैं और हम उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और इस सब में हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिल रहा है। उनकी तरफ से अधिकारियों को सीधे सीधे निर्देश है कि अम्बाला के विकास के लिए, अम्बाला की सफाई के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। और उनके दिशा निर्देशानुसार असीम जी, मेयर साहब, मैं, रितेश जी और पार्टी के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर ये सुनिश्चित करेंगे कि अब की बार बरसात के दिनों में अम्बाला के जनता को पानी की मार ना पड़े। इसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जनता के सहयोग और समर्थन से और उनके धैर्य से हम इस काम को इस बार अच्छी से अंजाम देंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करारा पलटवार करते हुए कहा है, ओवैसी ने मानसिक संतुलन खो दिया है। वक्फ बोर्ड कानून संसद में बहुमत से पास हुआ है, सबको इसे मानना चाहिए। बंगाल में शिक्षा घोटाले पर विज का हमला जारी रहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल हर अपराध की जननी बन चुका है। ममता बनर्जी को जनता चुनावों में उसी तरह उखाड़ फेंकेगी जैसे केजरीवाल को दिल्ली से बाहर किया है। वक्फ बोर्ड पर हो रहे विरोध पर विज बोले, जिन्होंने सस्ती जमीनें हथियाई थीं या जिन्हें कानून की समझ नहीं है वही विरोध कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के बस अड्डों को लेकर अनिल विज ने बड़ा आदेश जारी किया और उन्होंने कहा हर बस अड्डे पर अब सोलर पैनल लगेंगे, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनेंगे। इधर दुर्गाष्टमी के पावन पर्व पर देश भर में मां दुर्गा की भक्ति की लहर है और कुरुक्षेत्र के प्राचीन शक्तिपीठ भद्राकाली मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मां के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचे। खास बात यह है कि मंदिर को 7 देशों के फूलों से सजाया गया है, जिसमें देसी गुलाब से लेकर विदेशी ट्यूलिप और बर्ड ऑफ पैराडाइज जैसे फूल शामिल हैं। मंदिर की हर दीवार और द्वार को इंद्रधनुषी फूलों से सजाकर इसे स्वर्ग समान रूप दिया गया है। शिवशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा और कुरुक्षेत्र मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। आजकल यहाँ मां शक्ति की महाउपासना का महापर्व बड़े धूमधाम से नवरात्र मनाए जा रहे हैं, जिसमें आज श्री दुर्गाष्टमी की सबसे पहले सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मां भद्रकाली दरबार में आज दुर्गाष्टमी पर विशेष रूप से शनिवार का दिन होने के कारण आज मां के भक्तों का यहाँ श्रद्धा का सैलाब बना हुआ है और सभी भक्त यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए मां के दरबार में आ रहे हैं। आज रात्रि यहाँ मां भद्रकाली शक्तिपीठ में एक विशाल भक्ति जागरण का आयोजन होगा, जिसमें 52 शक्तिपीठों की 52 पावन पवित्र ज्योतें मां के दरबार में प्रज्वलित की जाएंगी। और यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में स्वाति मिश्रा जी बॉम्बे से, जिनका प्रसिद्ध भजन था तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम मंदिर निर्माण के समय बहुत पॉपुलर हुआ था, वे माँ भद्रकाली का सारी रात गुणगान करेंगी। इसी प्रकार राकेश राणा जी उत्तर प्रदेश से माँ के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और राजू प्रिंस दिल्ली से अपनी नृत्य द्वारा, झांकियों द्वारा, मनोरम सुंदर झांकियों द्वारा माँ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। आप सभी भक्त माँ भद्रकाली दरबार में आज श्री दुर्गाष्टमी को जो लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि नारी शक्ति का सम्मान करें। सिर्फ कन्या पूजन तक यह पर्व सीमित न रहे और कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास करें। इस पर्व का महत्व तभी है जब हम नारी को शक्तिशाली बनाएंगे, कन्याओं को शक्तिशाली बनाएंगे
उनका अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दे करके उन्हें भारत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे। भारत का नाम बेटियां रोशन कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। सभी भक्तों से यही मंगल कामना है, हार्दिक शुभकामना है कि दुर्गाष्टमी के इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं। ये सनातन के गौरव का पर्व है, हिंदू जागरण का पर्व है। आप जागरण में आए। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ विशाल भक्ति जागरण होने जा रहा है, जो अपने ज्योतों के सामने बैठ करके मंदिर में माँ की हाजिरी लगाएं और अपने जीवन के सौभाग्य को जगाएं, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं, अपने पुण्य कर्मों को जगाएं और हमेशा अच्छे कार्य करें समाज में। और कन्या बचाओ आत्मसम्मान के लिए, बिजली पानी बचाओ राष्ट्र निर्माण के लिए। आप सभी भक्त स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी रह रहे हैं अपने अपने आसपास की सफाई करें और तभी माँ का वास होगा आपके घर में, परिवार में। और कुरुक्षेत्र विशेष रूप से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसकी अच्छे से पावन पवित्रता बनाए रखें। सभी का हमारा कर्तव्य है भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए। आज संकल्प करें, दुर्गाष्टमी का पर्व तभी सार्थक होगा। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत की और खुद साइकिल चलाकर नशे के खिलाफ संदेश दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में 52 नशा मुक्ति केंद्र और कॉलेजेस, अस्पतालों में वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही नशा तस्करों पर स्पेशल टास्क फोर्स कार्रवाई कर रही है। वहीं हिसार एयरपोर्ट को लेकर सांसद जयप्रकाश के बयान पर सीएम सैनी ने चुटकी ली। कहा, आ जाओ सांसद जी, टिकट नहीं लगेगा, जहाज में बैठाकर श्री राम के दर्शन कराएंगे। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देश भर में आज दुर्गा अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अंबाला भी इससे अछूता नहीं रहा। अंबाला कैंट के 150 साल पुराने काली बाड़ी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई। लोग मां महागौरी के दर्शन को लेकर पहुंचे और कंजक पूजन के साथ नवरात्र व्रत का समापन किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां स्थापित मां भद्रकाली की प्रतिमा कोलकाता से लाई गई थी। तब से लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी हो चुकी है। भक्तों ने माता के भजनों पर झूमकर आस्था व्यक्त की और कहा, यहाँ आकर सच्चे मन से जो मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। ये इसी तरह से माता रानी के दरबार में सभी भक्तों की, श्रद्धालुओं की श्रद्धा के लिए आते हैं और अच्छे से माता रानी को मत्था टेकते हैं। सभी भक्तजन अपनी मन चाही मनोकामना पूर्ण करके यहाँ से जाते हैं। आज महाअष्टमी का पर्व है, इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिर में और सभी भक्तजन अपनी अपनी मनोकामना माता रानी से पूर्ण करके ही वापस लौटते हैं। ऐसा इस मंदिर के बारे में बहुत सालों से कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से अपनी मनोकामना जो भी माता रानी के चरणों में रखता है वो उसकी अवश्य पूरी हो जाती है। जय माता की। सही भक्त। आज अष्टमी है तो आज बड़ी धूमधाम से माता का कंजकों का वो पूजन किया जाता है और फिर काली माता के मंदिर में माथा टेकने के लिए। ये माता का बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन। यहाँ पर कोई भी मन्नत मानी जाती है वो जरूर पूरी होती है। तो यहाँ पर कंजकें भी बिठाई जाती हैं और अष्टमी के दिन और माता मतलब नवमी के भी दिन बहुत भीड़ होती है मंदिर में। आज अष्टमी का पर्व है, माता के मंदिर आए हैं, कंजके वगैरह करते हैं। माता के मंदिर बहुत भीड़ लगी है, रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है माता के दरबार में। जय माता। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इस मंदिर की बहुत मान्यता है और क्या नाम है, ये बहुत ही पुराना, बहुत पुराना, जो भी यहाँ मन्नत मांगो पूरी हो जाती है इस मंदिर में। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इस दिन की इंतजार रहता है हमें भी माता के मंदिर में, इस रौनक को देखने के लिए, इस पर्व के लिए। यह भद्रकाली का मंदिर 150 साल पुराना मंदिर है। 1870 में यह उषा नाथ चटर्जी द्वारा स्थापित की गई प्रतिमा महाकाली की कलकत्ता से लाई गई थी और यह आज तक लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती आ रही है। और जो नवरात्रों में भीड़ होती है उसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी,
तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी की आज पूजा है, नौवीं कल सिद्धात्री की पूजा होगी। और जितने भी लोग भक्तजन माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं वह अपनी मनोकामना पूर्ण करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज सुबह 4 बजे से माँ का दरबार खुल गया था। 4 बजे से ही पहले लोगों की लाइनें लग चुकी थी। हाँ, सब अपनी मनोकामना दूर दूर से आते हैं, यहाँ ही नहीं, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ मन्नत अपनी पूरी करते हैं। नरवाना की इंदिरा कॉलोनी में शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पति ने सोती हुई पत्नी के सिर पर चटनी कूटने वाली कुंडी से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मरने वाली महिला की पहचान नेहा के रूप में हुई है, जो प्राइवेट स्कूल में स्वीपर का काम करती थी, जबकि आरोपी सूरज राजमिस्त्री है और फतेहाबाद के भूना का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात पति और पत्नी में कहासुनी हुई, उसी के बाद ये खौफनाक कदम उठाया गया। सूचना मिलते ही डीएसपी अमित भाटिया मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। मृतका की बहन की शिकायत पर सूरज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम में कि एक महिला है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो मौके पर आए हैं और जो विक्टिम है उनके जो सिस्टर हैं उनके बयान पे धारा 103 BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, मर्डर अंडर मर्डर सेक्शंस। और प्राइमा फेसाई यह पता चला है कि इनके पति के साथ झगड़ा हुआ था। पति ने ही रात को इनको जो ये चोटें पहुंचाई हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और जो फोरेंसिक टीम्स हैं हमने वो बुला ली हैं और जो हमारी साइबर टीम्स हैं वो भी एक्टिव हैं। तो शीघ्र ही जो भी दोषी है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। आपस में झगड़ा चल रहा था इनका और ये कल ही वापस आई थी। और जैसे ही कल इनके हस्बैंड हैं और इनके परिवार के बीच में कोई बात हुई थी तो कल ही वापस आई थी। गुरुग्राम के अर्जुन नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग का शव उनके घर की सीढ़ियों की ग्रिल से लटका मिला। मृतक की पहचान 70 वर्षीय सुभाष दुआ के रूप में हुई है, जो गली नंबर 11 में रहते थे। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थे। हैरानी की बात तो यह है कि कल ही उनका बेटा घर लौटा था और पिता पुत्र एक साथ ही सोए थे, लेकिन सुबह बुजुर्ग का शव लटका मिला। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद न्यू कॉलोनी थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बुजुर्ग की बेटी विदेश में रहती है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और सभी एंगल से जांच कर रही है। ये सुभाष नाम का व्यक्ति था। इसके घर में एक लड़की है, वो विदेश रहती है। इसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है और ये एक लड़का है इसका, ये कभी कभी घर आता है, मोस्टली बाहर रहता है। तो कल दोनों बापू बेटा यहाँ पे थे और लड़का और ये एक साथ सोए थे। इसने रात को उठ के और ये पेड़ काले की ग्रिल है, ग्रिल का गमछा बांध के और फांसी लगा दी। बाकी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो या तो गरीब भी हो सकते हैं या मानसिक रूप से पीड़ित हो सकता है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। तो पहले पोस्टमार्टम कराएंगे। कभी दिल्ली कभी कहीं, बस ऐसे ही। लोहारू के नागरिक अस्पताल में लापरवाही पर एसडीएम अनुज दलाल सख्त हो गए हैं। बीती रात उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्टाफ को बिना ड्रेस में देखकर जमकर फटकार लगाई। ड्यूटी में कोताही पर चेतावनी दी गई और कहा गया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर भी बिना एप्रन के मिले, जिस पर हिदायत दी गई कि ड्यूटी पर तय ड्रेस कोड जरूरी है ताकि मरीजों को पहचान आसानी हो सके। जच्चा बच्चा वार्ड में भी निरीक्षण किया गया, जहां परिजनों ने गंदे टॉयलेट्स की शिकायत की। एसडीएम ने साफ सफाई और मरम्मत के आदेश दिए और सारी खामियों को सुधारने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने साफ कहा है, सरकारी अस्पताल में गरीब इलाज कराने आते हैं, लिहाजा डॉक्टर और स्टाफ को नरम और जिम्मेदार होना होगा। सिविल सर्जन को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। अस्पताल में लापरवाही पे एसडीएम का ये एक्शन देखने को मिला है। देखना चाह रहे थे कि यहाँ की व्यवस्थाओं का लिहाज कैसा है, तो कमोबेश सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। अभी 2 महिलाओं की प्रसूति भी यहाँ हुई है, हमने उनसे भी बात करी है। दो लड़के हुए हैं दोनों को,
और वो यहाँ की व्यवस्था से खुश भी हैं। और जिन जिन डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी थी वो ड्यूटी पे रहे हैं। और कोई ड्रेसेस वगैरह की छोटी मोटी चीज़ें अगर हटा दें तो बाकी सही व्यवस्थाएं यहाँ में मिली हैं। बस हम उनसे ये अवश्य अनुरोध करेंगे और कसम साहब से उनको भी ये आपके माध्यम से या डॉक्टर्स के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल जो होते हैं वो गरीबों के लिए तो बहुत बड़े लेवल की बात होती है। तो उन मरीजों से सही ढंग से पेश आया जाए, उनके ट्रीटमेंट का अच्छे से ख्याल और लिहाज रखा जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता हो। भगवान के समान होता है एक डॉक्टर किसी भी मरीज़ के लिए, तो वो ज़रूर ध्यान रखें। और ये हमारी विजिट्स नियमित रूप से बनी भी रहेंगी। हम दिन में या रात को जब भी जो समय रहेगा उसको नज़र। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद नगर निगम और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अरावली के वन क्षेत्र में बने करीब आधा दर्जन फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर चलाया है। करोड़ों की लागत से बने इन निर्माणों को अवैध घोषित कर आज जमींदोज कर दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस कार्रवाई को लेकर फार्म हाउस संचालकों में जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई एक तरफा और राजनीतिक रंजिश के तहत हुई है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, फिर भी सरकार ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 2022 में। उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को और अपने एमसीएफ को कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सेक्शन 4 और 2 जिस पे लागू हो रहा है, वहाँ जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारे रिमूव करके स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। तो उसी आदेश के तहत ही सारी कार्रवाई की जा रही है और इनको नोटिस दिए गए हैं। इससे पहले पूरी मौका दिया गया है, इनको पूरा टाइम दिया है कि अपना इंक्रोचमेंट खुद हटा लें, पर इन्होंने कोई ना तो नोटिस का जवाब दिया ना इंक्रोचमेंट आई और मजबूरन हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी है। कुल कितने जो अभी और भी हैं क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया, कई कार्रवाई करी हैं और पुलिस प्रशासन भी है, अपने जो कमिश्नर साहब हैं उन्हें और भी प्रशासनिक कार्य करने हैं। तो हमने आज की कार्रवाई यहीं तक स्थगित कर दी है और इसके बाद आगे कार्रवाई करी जाएगी। कुछ नहीं है, ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इसकी डेमोलिश नहीं हुई थी, जो कि अभी जो भी मेन पार्ट था इसका हॉल का वो रह गया था, इसलिए इसको दोबारा कंस्ट्रक्शन जो और भी फार्म हाउस बने हुए हैं और भी हैं, उनमें भी कार्रवाई होगी। सभी के ऊपर होगी कार्रवाई है। तो स्टेटस रिपोर्ट कब तक दाखिल करनी है आपको? अब अगले महीने में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। क्या कार्रवाई करी गई है, सारी वीडियोग्राफी करी गई है, इसकी फोटोग्राफी गई है, सारी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। स्पेशली इसके ऊपर ये स्पेशल टारगेट बनाया गया जी, इसमें राजनीतिक वो हो रहा है। और इस अंबाला कैंट के चांदपुरा गांव में आपसी रंजिश में एक युवक पर गोली चला दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गोली युवक वंश की जांघ में लगी, जिससे हालत गंभीर में इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया। जैसे ही फायरिंग की खबर फैली, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। डीएसपी रमेश कुमार का कहना है कि घायल के बयान के आधार पर जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई बात तो नहीं हुई, यहाँ पता लगे हो कोई झगड़ा कुछ नहीं। अपना टेलीफोन नंबर बता। अमृतसर के राम तीरथ रोड से 17 साल का एक युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया, जिसे लेकर परिवार बेहद परेशान है। पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। युवक के पिता ने उसके ही दोस्त पर शक जाहिर किया है। बताया है कि आखिर बार सीसीटीवी में बेटा उसी दोस्त के साथ दिखा था। 46 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि लगातार फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हर एंगल से जांच करेंगे। सर मेरा नाम महेश कुमार है ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਲੋਕੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੋਂ। ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖਿੱਚ ਧੋਈ ਹੋਈ ਆ ਫੋਨ ਦੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਚਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 11:47 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕਲ ਹੈ ਹੀ। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।